जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज 5 अक्टूबर है और 5 अक्टूबर के अंतर्गत हम लोग देखिए 3 करंट अफेयर्स देखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लगभग इतना ही न्यूज़ में था। देखिए आप लोगों को जब जिस तरीके से न्यूज़ में टॉपिक्स रहते हैं, अगर ज़्यादा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं तो ज़्यादा लेकर के आता हूँ। तो आप लोगों को अगर अभी देखिए केवल 3 टॉपिक दिख रहा है तो ऐसा मत मानिएगा। अच्छे से आप लोगों को जितना भी टॉपिक दूं आप उतने टॉपिक को आप अच्छे से बस शेयर कीजिए। ठीक है, पूरा भरोसे के साथ आप लोग डेली का डेली जितना भी टॉपिक है उतना तैयार कीजिए। आज अगर आपको 3 टॉपिक मिला है तो कोई बात नहीं, अच्छे से इसको समझ लीजिए और थोड़ा रिलैक्स कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन हो सकता है कि आपको ज़्यादा टॉपिक मिले तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़े, तो आप लोग उस तरीके से अपना कंटिन्यूटी बना करके चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं माइक्रो प्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद से G7, 8, G20 इसको भी देखेंगे। G7 मुख्य रूप से न्यूज में है, लेकिन हम लोग अब उससे जुड़ा हुआ है ये सारी चीजें, तो हम लोग सबको देख लेंगे, एक बार रिवाइज हो जाएगा, है ना। उसके बाद से वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 इसको देखेंगे। ठीक है, तो इतने सारी चीजें देखेंगे। और ये सभी देखिए द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ से संबंधित होते हैं। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइक्रो प्लास्टिक, और इसी इसी के साथ हम लोग मैप भी देख लेंगे। क्योंकि देखिए अभी क्या हुआ है कि एक जर्नल एनवायरमेंट केमिस्ट्री लेटर्स में एक एक अध्ययन प्रकाशित हुआ। ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि अब हमारे बादलों में, पूरे वातावरण में भी कहीं ना कहीं माइक्रो प्लास्टिक्स अब उसमें भी आ गए। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इसका ये है कि पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। इस तरीके से इस अध्ययन के द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, ये न्यूज में है। अब यहाँ पे दो माउंटेन का भी इसमें चर्चा है। एक तो माउंट फूजी और दूसरा है माउंट ओयामा। ये दोनों माउंट जो है इसमें चर्चे में है। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों माउंट के ऊपर जो एक तरीके से थोड़ा सा ऊंचाई में आकाश लगभग 1300 से लेकर के 3776 मीटर की ऊंचाई तक जा करके वहां पे बादल से पानी के वहां से नमूने लिए गए और उसका सर्वेक्षण किया गया। तब जाकर के पता चला कि वातावरण में, बादल में छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक पाए गए, है ना। तो इसलिए ये जो दो यहाँ पे को पर्वत देख रहे हैं, माउंट देख रहे हैं, ये न्यूज में है, अब ये चर्चे में है। तो इसलिए हम दोनों को याद रखना है, ये दोनों टॉपिक को याद रखना है। देखिए दोनों जो है जापान में ही है। एक तो आपको माउंट फूजी यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये है माउंट फूजी। अच्छे से ध्यान रखेंगे मैप को, और साथ ही साथ ये जो माइक्रो प्लास्टिक है इस कॉन्सेप्ट को भी। और दूसरा आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ये अलग से मिल नहीं रहा था लेकिन फिर भी खोज करके निकाला हूँ। हम लोग अगर देखें तो माउंट फूजी से जस्ट ये आपको पश्चिम क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी जापान में ही है लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और देखिए इसके बारे में और खास बातें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर माइक्रो प्लास्टिक क्या है ना। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक चीजें देखते हैं। तो ये जो प्लास्टिक है अत्यंत महीन कणों का, जिनका आकार 5 मिलीमीटर या उससे कम होता है, उसको माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। तो इस तरीके से ये यहाँ से प्रीलिम्स के लिए प्रश्न बनने का ज्यादा संभावना रहता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रति वर्ष प्लास्टिक के करीब 1 करोड़ टन टुकड़े जमीन से समुद्र में पहुंच रहे हैं। ठीक है, और उसके कारण से फिर होते हुए ये लोग फिर वायुमंडल में भी पहुंच रहे हैं, और फिर आगे चल करके ये हमारे लिए कहीं ना कहीं फिर वायुमंडल में पूरा मिल जा रहे हैं। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक पॉल्यूशन भी इससे बढ़ेगा फिर। ठीक है, और ये जो सर्वेक्षण है ना, ये सर्वेक्षण में इमेजिंग तकनीक का उपयोग किया गया। ठीक है,
इमेजिंग तकनीक आप एक तरीके से जो एक्सरे वगैरह हम लोग देखें गामा किरणों को लेकर के एक्सरे के द्वारा ये सब चीजों को का उपयोग करके हम लोग देखने का प्रयास करते हैं उसमें। जैसे ये माइक्रोप्लास्टिक है तो इसको देखने के लिए ये इमेजिंग तकनीक का प्रयोग किया गया। तो इमेजिंग तकनीक क्या है, हम लोग इसमें गामा किरणों या एक्सरे किरणों के सहयोग से हम लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं इमेजिंग तकनीक। ठीक है, जैसे रेडियोग्राफी का भी हम लोग यूज करते हैं इसमें, सेम ऐसी। अब वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में सूक्ष्म प्लास्टिक के कण होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। और ये वैज्ञानिकों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि सूक्ष्म प्लास्टिक के कण जो है ये स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक साबित तो हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इसको। देखिए अभी G7 न्यूज में क्यों है, क्योंकि G7 जो है यहाँ पे G7 के जो प्रतिनिधि मंडल हैं, इसमें जो सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी, बस समझिए कि करंट में क्यों है। क्योंकि ये लोग ना जो G7 के प्रतिनिधि मंडल है, ये लोग अभी हमारे मुंबई और सूरत का ये लोग दौरा किए। ठीक है, यहाँ पे ये लोग इसलिए आए थे क्योंकि इनको रत्न और आभूषण का उपयोग के बारे में, उससे संबंधित उसको कैसे उद्योग के बारे में उसके संबंधित उसको कैसे बनाया जाता है, इसके संबंध में इनको जानकारी लेना था। ठीक है, इसके कारण से ये लोग आए हुए थे। अब ये लोग आए हुए थे, ये न्यूज में है, लेकिन G7 के प्रतिनिधि हैं तो G7 न्यूज में आ गया है। तो G7 जो है हम लोग को समझना है, इससे पहले ही मैं बताया था, इसलिए एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवाइज के रूप में देख रहे हैं इसको। तो देखिए G7 जो है ये एक अंतर सरकारी संगठन है। 1975 में इसका गठन हुआ था और मुख्य रूप से वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर ये चर्चा करता है और वार्षिक बैठक होता है इनका। ठीक है, इसके अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम, फिर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका इसमें शामिल है, 7 देशों में। ठीक है, लेकिन याद रखें कि इसमें भारत शामिल नहीं है। G7 का कोई औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं है। ठीक है, इनका कोई अलग से उस तरीके से मुख्यालय टाइप से नहीं है। ये सभी देश मिल करके अपना उस तरीके से योजना बना करके मिलते हैं। ठीक है, G7 के बारे में समझ गए। एक आता है G8। तो ये G8 क्या है, इसको क्या मतलब ये G8 का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए G7 जो है ना, G7 आगे चल करके 1998 में रूस उसमें जुड़ जाता है। तब ये 1998 के बाद से G8 कहलाने लग जाता है, मतलब 8 लोगों का ग्रुप। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कि 2014 में क्रीमिया का विवाद हो जाता है रूस के साथ और ये संबंधित देश के साथ। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, इस ग्रुप से रूस को निकाल देते हैं, तो फिर से ये G7 हो जाता है। ठीक है, तो अभी G7 है, G8 का अस्तित्व नहीं है। और इसके बाद इसी ग्रुप को, ये जितने इसमें देश हैं, इसी के साथ बाकी और इसमें सम्मिलित होते हैं देश, और फिर बनता है G20। ठीक है, G20 ग्रुप। अभी देख रहे होंगे कि अब इससे पहले हमारे नई दिल्ली में इसका बैठक हुआ, तो 2023 का बैठक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, काफ़ी अच्छे से मैं डिस्कस किया था। अभी केवल एकदम शॉर्ट में मैं डिस्कस करूंगा, बहुत ज़्यादा बातें मैं इसके बारे में नहीं करूंगा, क्योंकि लगभग 2-3 बार मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, ये अब G21 हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन जब तक इसके बारे में कुछ चीजें कंफर्म नहीं होती है, लिखित रूप से कुछ नहीं आती, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जो साउथ अफ्रीका, जो पूरा अफ्रीकन समूह है, इसको भी इसमें ऐड किया गया, जोड़ा गया है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई बातें चलेंगी आगे चल करके तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, उनको स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी रुकेंगे। ठीक है, लिखित रूप में कुछ आर्टिकल, कुछ और ऐसी बातें आती हैं, तब फिर उसको कंफर्म मैं बताऊंगा। ठीक है, तो G20 शिखर सम्मेलन के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1997-98 के आसपास, ठीक है, उस समय पूर्व और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के वित्तीय संकट के कारण मतलब इसका स्थापना हुआ 1999। इसने सबसे पहले केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और प्रमुख देशों के वित्त मंत्रियों के लिए एक मंच के रूप में काम किया। ठीक है, और फिर उसके बाद से 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए भी
प्रमुख मंच घोषित किया। अब यहाँ से 2009 से फिर पूरा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आर्थिक सहयोग के लिए जाना जाने लगा। देखिए ये सदस्य जो है, इसके पूरे सदस्य को अगर हम लोग देखें, ये सारी चीजें अब चेंज होंगी, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी जब तक चल रहा है तब तक हम लोग इसको समझ के रखते हैं, फिर बाद में डाटा चेंज कर लेंगे। तो इसके जो सदस्य हैं ये लोग पूरा विश्व सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% है। कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इसमें 75% तक का इनकी भागीदारी होती है। वैश्विक जनसंख्या का 2/3 हिस्सा इसमें भागीदार है। इन सदस्य देशों के अलावा G20 प्रत्येक वर्ष अतिथि देशों और संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, IMF, आसियान आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी अपने बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। तो इसके कारण से भी ये G20 जो समूह है काफी इंपॉर्टेंट समूह है, ठीक है। देखिए इसमें कौन कौन से देश हैं, अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये सब पूछने वाला प्रश्न, ये हर एक एग्जाम में लगभग इस साल पूछने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि इस बार हमारे खुद देश में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, ठीक है, इसका बैठक G20 का। तो देखिए यहाँ पे कनाडा, USA, ठीक है, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, और उसके बाद से सऊदी अरेबिया, ठीक है, टर्की, जर्मनी, इटली, फ्रांस, UK, रसिया, चाइना और साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ठीक है। तो इतने सारे देश इसमें सम्मिलित हैं। अभी इसके बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे पहले ही कि ये अभी जो 2023 है, इस समय में हमारे देश में हुआ है बैठक, ठीक है, और इस बैठक का विषय था, यानी कि भारत की अध्यक्षता, यहाँ पे अध्यक्षता मिली थी 2023 की, और इसमें जो विषय था वो था वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ठीक है। ट्राइका, इसमें राष्ट्रपति पद के दौरान ट्राइका में 3 लोगों का इसमें समूह होता है, ये लोग पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील इसमें शामिल है। देखिए इसमें मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि अफ्रीकी समूह को भी यहाँ पे प्रतिनिधित्व अब इसमें मिल गया है, इनको भी जोड़ लिया गया है, ठीक है। तो इतनी बातें हम लोग इसके बारे में देख लिए। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले नॉर्मल प्रश्न तो बनता है कि आखिर ये कौन निकालता है, तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए इसमें जैसे कि भारत का कितना स्थान था, तो इसमें आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40वां स्थान था, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, और अब हम लोग थोड़ा सा ये जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है इसके बारे में भी देख लेते हैं। इतना चीज यहाँ से 3 चीज तो समझ में आ गया कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, ये सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है, और किसके द्वारा निकाला जाता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, ठीक है। और 2023 में भारत का 40वां स्थान था, ठीक है। ये जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, ये क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत ध्यान रखेंगे कुछ कुछ बातें, जैसे कि बौद्धिक संपदा, इसमें बौद्धिक संपदा क्या है, तो सबसे पहले हम लोग तो इसको जानते हैं। देखिए बौद्धिक संपदा के अंतर्गत जितने भी आप अलग तरीके के क्रिएटिव चीजें, जैसे कि संगीत हो गया, ठीक है, जितने भी आप कॉपीराइट सिस्टम, ये सब आप अलग अलग से टैग वगैरह, अलग अलग नाम वगैरह, इन्वेंशन, ठीक है, इस तरीके की सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे बौद्धिक संपदा के रूप में मानते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम लोग मानते हैं, ठीक है। अब इन सेवाओं, नीतियों, सूचना और सहयोग के लिए वैश्विक मंच है ये, ठीक है, और यह संयुक्त राष्ट्र की एक स्वपोषित एजेंसी है जिसके 193 सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य एक संतुलित और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय IP प्रणाली के विकास का
नेतृत्व करना है। आईपी प्रणाली मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसी को हम लोग शॉर्ट में आईपी कहते हैं, जो सभी के लाभ के लिए नवाचार एवं रचनात्मकता को सक्षम बनाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1967 में हुई थी। ठीक है, तो ये हम लोग इसके बारे में समझ गए। वर्ल्ड, देखिए इंग्लिश में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वीपो, WIPO। तो हम लोगों ने जो जो चीजें यहाँ पे करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उन सभी को हम लोग देख लिए हैं। आप लोग भी अच्छे से इसको समझ लीजिए और अपना एक अच्छा सा नोट्स भी बना लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपना स्टडी करें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।